परिवर्तन आए। अगर मैं संविधान लागू होने से पहले की चर्चा करूं तो आप लोगों से ये बात छुपी नहीं है कि देश के अंदर जो व्यवस्था थी वो बहुत ही खतरनाक व्यवस्था थी, बहुत ही दलितों के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब दर्दनाक व्यवस्था थी, दुखदायी व्यवस्था थी। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान लिखा गया उससे पहले हमारे देश में मनुस्मृतियां लागू थी, मनु का संविधान लागू था। और मनु के संविधान में हमें ना कपड़ा पहनने का अधिकार था, ना हमें समाज की मुख्य धारा में खड़ा होने का अधिकार था, ना हमें मंदिर में जाने का अधिकार था, ना हमें कुआं से पानी, जो सामूहिक कुआं होते थे उनसे पानी भरने का अधिकार था। और चलते वक्त भी हमें अपने पीछे झाड़ू मतलब बांध के चलनी पड़ती थी और गले में हांडी लटकानी पड़ती थी। और हमारे को भूमि से उन्होंने बेदखल कर दिया, तमाम जो जीने के अधिकार है उनसे बेदखल कर दिया। केवल हमारे पास एक काम था कि हम सफाई का काम करते थे और वो जो हमें रहमो करम पर उनके जीते थे जो वो हमें दे देते थे, रोटी दलिया, उसी से अपना गुजारा करते। यहाँ तक कि हमें अनाज का भंडारण करने का भी अधिकार नहीं। लेकिन व्यवस्था बदली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान लिखा गया, संविधान देश में लागू हुआ और उसके बाद जो मनु का संविधान था उसको तिलांजलि दे दी गई और फिर बहुत सारे बदलाव हुए। देश के अंदर बहुत सारी चीजें बदली और जो बदलाव थे उसके अंदर जो मुख्य भूमिका थी इस देश को आगे उन्नति के रास्ते पर ले जाने की, वो सबसे कारगर जो जनता के लिए महकमा गठित किए गए, जो जन सुविधाएं देने के लिए बनाए गए, चाहे पीने का पानी हो, सीवरेज हो, लाइट हो, पार्क हो, स्वास्थ्य का ढांचा बनाया गया, शिक्षा का ढांचा बनाया गया, ये तमाम जो विभागों का गठन हुआ और उद्योगों का यहाँ पर जो है लगना शुरू हुआ, तो गांव से जो लोग चल करके शहरों की तरफ उन्होंने कूच की और रोजगार उनको मिला। उसमें से एक सफाई कर्मचारी भी है जो विशेष जाति से संबंध रखते हैं, वो भी गांव से शहर की तरफ आए और उनको सफाई का रोजगार मिला। महकमों में, अलग अलग कारखानों में, और एक उनको सम्मानजनक वेतन, उसमें जीने लायक जो वेतन मिला, उससे कुछ उनके अंदर बदलाव आए। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा तब भी और आज भी अभी भी गांवों में सफाई का काम करता है। और देश की आजादी से पहले, संविधान लागू होने से पहले जो व्यवस्था थी, आज भी रोटी के ऊपर काम करते हैं सफाई कर्मचारी। गांव में जो घरों में झाड़ू लगाते हैं, आज भी तो वो उनकी कोई दिहाड़ी तय नहीं है, वो केवल सम्मत में भाई बैसाख का महीना तो उनको अनाज मिलता है और नहीं तो प्रतिदिन उनको रोटी जो घर पे मिलती है वो उसी से गुजारा आज भी करते। बड़ा हिस्सा है। छोटी दुकानों पर हम काम करते हैं, वर्कशॉपों में काम करते हैं, ढाबों पर काम करते हैं, और जो बड़ी होटलें हैं, स्कूल हैं, शिक्षा संस्थान हैं, मतलब तमाम जगहों पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनको आज भी सरकार द्वारा किसी तरीके का वेतन का निर्धारण नहीं है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन कर रखी है, एक आदेश कर रखी है, न्यूनतम वेतन
सरकारें सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं। देश की आजादी के बाद आज तक जितनी सरकारें बनी हैं, उन सरकारों ने सफाई कर्मचारियों के संदर्भ में कभी सोचा ही नहीं। नारे तो दिए गए। महात्मा गांधी ने कहा कि जहां पर स्वच्छता है वहां ईश्वर बसते हैं, और वो देश की राजधानी में जहां सबसे बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी रहते हैं, वाल्मीकि आश्रम पर गांधी जी रहे, पचकुया रोड पर जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी 2014 में 2 अक्टूबर को। उन्होंने कहा कि ये समाज सबसे ज्यादा महत्व रखता है, और महात्मा गांधी जी के नारे के साथ ही पूरे देश में देश की आजादी के बाद स्वच्छता पखवाड़े लगने शुरू हुए, जिसको आज स्वच्छता अभियान कहते हैं। सफाई हफ्ता भी उसको कहा जाता था। वो इसलिए था कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाए, ताकि गंदगी से जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो बीमारियां ना फैले। इस पे भी मैं बात रखूंगा, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो भी सरकारें आई हैं, उन सरकारों ने सफाई कर्मचारियों का जम करके शोषण किया। जो सफाई की पक्की नौकरी देश की आजादी के बाद, विभागों का गठन होने के बाद, उद्योगों के निर्माण के बाद सफाई कर्मचारियों को मिलनी शुरू हुई, उस सफाई कर्मचारी की नौकरी को भी इन सरकारों ने खत्म कर दिया। आज आप स्कूलों में चले जाइए, ITI में चले जाइए, बिजली विभाग में, रोडवेज में, और जो सफाई कर्मचारियों का पूरे प्रदेश में एक मुख्य, जिसको हम कहेंगे विभाग है, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, जो पालिका परिषद और निगम में सफाई कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर चले जाइए। सफाई कर्मचारी परमानेंट पूरे हरियाणा में नगर पालिका परिषद और निगमों में कुल 7,000 के लगभग हैं, और कच्चे कर्मचारी पता कितने हैं? कच्चे कर्मचारी 25,000 से ज्यादा है। गांवों के सफाई कर्मचारियों को देख लीजिए, वो ना कर्मचारी हैं, और ये भी नहीं पता वो किस विभाग के हैं। कोई कर्मचारी का उनको दर्जा ही नहीं। मानदेय मिलेगा इनको, सरकार ने तय कर दिया मानदेय मिलेगा, और ये सफाई का काम करेंगे। उनको ना यहाँ का छोड़ा ना वहां का। पार्ट टाइम में जो सफाई की नौकरी है उसको पार्ट टाइम का बना दिया, उसको ठेकेदारी में कर दिया, उसको कच्चा और कच्चा और कच्चा, इतना कच्चा कर दिया कि अब सफाई कर्मचारी जो पहले परमानेंट नौकरी मिलती थी, सरकार ने बिल्कुल उसको खत्म कर दिया, और सफाई कर्मचारी के पद को डिमिनिशन कार्डर में डाल दिया। डिमिनिशन कार्डर का मतलब समझते हो क्या है? सफाई कर्मचारी परमानेंट जो है वो रिटायर होगा तो उसकी जो पोस्ट है वो उसके साथ चली जाएगी। मतलब जो पोस्ट है उसको मृत्यु शैया पर लिटा दिया, कर्मचारी खत्म, पोस्ट खत्म। और आप देख सकते हैं अभी वर्तमान सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती करी, 4th क्लास की, ग्रुप सी की भर्ती करी, 3 क्लास की। एक भी सफाई कर्मचारी और सीवरमैन भर्ती पूरे प्रदेश में परमानेंट नौकरी के तौर पर नहीं।
किया हो तो बता दो। एक भी परमानेंट सफाई कर्मचारी सीवरमैन नहीं लगाया, उल्टा सीवरमैन जो लगे हुए हैं हुड्डा में, पब्लिक हेल्थ में, नगर निगमों में, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उन कर्मचारियों को, उनके आश्रितों को सीवरमैन के पद पर नियुक्ति नहीं की जाती। सीवरमैन का जो स्केल है फर्स्ट क्लास का, उसके सामान्य स्केल पर दूसरे पदों पर पीएम सफाई कर्मचारी के तौर पर उनको लगाया जाता है। मतलब बिल्कुल बैरिकेड लगा दिया नौकरी के लिए, यह स्थिति बनी हुई है। और इतना ही नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा है। आज प्रदेश का सफाई कर्मचारी जो पार्ट टाइम में काम करता है, आप में से कुछ पार्ट टाइम के लोग भी बैठे हैं क्या यहां पर? अरे कोई पार्ट टाइम में हो तो जरा हाथ खड़ा करके बताना। 5-5 साल तक तनख्वाह नहीं मिलती पार्ट टाइम के कर्मचारियों को। 5-5 साल तक का भी हमारे पास में एग्जाम्पल है, तनख्वाहें नहीं मिलती पार्ट टाइम के कर्मचारियों को। अब एक पार्ट टाइम कर्मचारी 9 से 12 बजे तक काम करेगा या 8 से 11 बजे तक कहीं काम करेगा, दफ्तर में, स्कूल में, कहीं भी, तो उसके बाद वो कोई दूसरा काम कर सकता है? वो तो 3 घंटे के पैसे देंगे और वो भी 5 साल बाद कहीं दूसरी जगह काम कर सकता है कि उसके लिए टाइम बचता है? मतलब उसका जीवन बेकार हो गया। और इतना ही नहीं है, सफाई कर्मचारी कम चौकीदार, कम माली, कम पीएम, उस 3 घंटे में भी 4 नौकरी कर रहा है, वो 4 लोगों के जगह काम कर रहा है। माली का भी काम करेगा, पीएम का पानी भी भरेगा और चौकीदारा भी करेगा रात को उसी पार्ट टाइम में। और तनख्वाह कितनी देंगे? 3 घंटे की, 4 घंटे की, और वो भी 5 साल बाद। तो ये कोई शोषण कम है? इंतहा है शोषण की। देश की आजादी के 75 साल बाद भी आज भी इस देश में जो आज मोदी साहब कह रहे हैं कि ये भारत विश्व गुरु बनेगा, अरे इस विश्व गुरु बनने वाले देश में आज भी सफाई कर्मचारी एक रोटी के ऊपर काम करता है। आज भी सफाई कर्मचारी का वेतन निर्धारित नहीं, आज भी सफाई कर्मचारी को कोई सम्मानजनक रोजगार नहीं। और सरकार क्या रही है? सरकार लगातार स्वच्छता के ऊपर जोर दे रही है। 2014 से जोरदार स्वच्छता अभियान चल रहा है। कैसा स्वच्छता अभियान है? स्वच्छता अभियान है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं 2014 में, जैसे कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री जी ने पचकुया रोड दिल्ली से शुरुआत की थी स्वच्छता अभियान की, और उसके बाद देश में जो स्वच्छता अभियान चला वो देखने लायक था। होना क्या चाहिए था? अगर स्वच्छता अभियान को सफल बनाना था तो मैं प्रदेश की बात कर लेता हूं। अगर स्वच्छता अभियान चलाना था तो करना क्या चाहिए था सरकार को? सबसे पहले करना चाहिए था आबादी के अनुपात में सफाई कर्मचारियों की भर्ती। कितने करोड़ की आबादी है हरियाणा की? 2.5 करोड़, अब तो 3.25 करोड़ हो गई। उसके अनुपात में जो नया नियम है 400 पर एक सफाई कर्मचारी, उसके अनुपात में भी अगर हम बात करते हैं तो 65,000 सफाई कर्मचारियों की जरूरत थी हरियाणा में। केवल कहां पर? केवल शहर और गांव में। मैं विभागों की बात नहीं कर रहा, विभाग इससे अलग है।
ये था तरीका, लेकिन चलाया कैसे गया? प्रधानमंत्री जी ने एक बार फोटो खिंचवाई झाड़ू पकड़कर, और उसके बाद बीजेपी के जितने भी नेता हैं, आरएसएस के जितने भी नेता हैं, तमाम लोग झाड़ू लेकर के फोटो खिंचवाने पे लगे। अखबार और टेलीविजन में जिसको देखो वही झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचवा रहा है। वो हमारे मंत्री जी थे वाल्मीकि कोटे से, वो तो कृष्ण बेदी जी, वो तो शीर्षे में, वो प्रेस वाले को ही उसने बोल दिया, बोला ये पता नहीं मोदी क्या क्या करवाएगा, मैं वो भाषा बोलूंगा ही नहीं। मतलब फोटो सेशन चला सफाई अभियान के नाम पर, और सफाई कर्मचारियों का जम करके शोषण किया। रात दिन इनको झोंक दिया सफाई अभियान के अंदर, भूखे पेट लगे रहो, सफाई अभियान करना है, हमने प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बीमारियों से बचाना है। और ये जो सफाई अभियान का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये सफाई अभियान के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। पूरी दुनिया के अंदर लगातार जो स्वास्थ्य का बजट है वो बढ़ता जा रहा है, और पूरी दुनिया का यह विचार है कि स्वास्थ्य का बजट इसलिए बढ़ रहा है कि दुनिया के अंदर बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं। और आपको यह जानकारी भी नहीं होगी, सफाई कर्मचारियों को 99% लोगों को यह जानकारी नहीं है कि सफाई का काम बहुत खतरनाक और जानलेवा है। हम तो इसको शौक पर करते हैं। सफाई कर्मचारी का बेटा हूं, मैंने देखा लोगों को एकदम से खुश होकर के कपड़े उतार करके सीवर में डुबकी मार देते हैं। उनको ये नहीं पता कि इस सीवर के अंदर बैठ करके मौत उनका इंतजार कर रही है। उन लोगों को मालूम नहीं है, सफाई कर्मचारियों को मालूम नहीं है, ये जितनी बीमारियां है ना, लगभग 80 से 85% बीमारियां सफाई ना होने से, गंदगी से फैलती है। मलेरिया कहां से फैलता है? अरे गंदा पानी इकट्ठा होता है, उसमें मच्छर जमा होते हैं तो मलेरिया फैलता है। डेंगू, हेपेटाइटिस, आंत्रशोथ, टीबी और बहुत सारे जलजनित रोग, ये तमाम बीमारियां इससे फैलती। अभी जब बरसात का टाइम आता है, जो कूड़ा है वो कैसे किस तरीके से सड़ता है, उसके अंदर कैसे कीड़े कुछ जाते हैं, और उस सड़ान भरे कूड़े को हम बगैर खुले मुंह, खुले हाथ, बगैर गमबूट पहने, खुले पांव उसको साफ करते हैं। पैर में शीशा लग जाए, कील लग जाए, पैर में मेडिकल की जो चीजें हैं, इस्तेमाल की हुई सुई है या ब्लेड है या और बहुत सारी चीजें, वो हमारे को लग जाए, शरीर के अंदर सेप्टिक बन जाए, शरीर के अंदर और बहुत सारी बीमारियां बन जाए, बनती हैं, मरते हैं लोग। ये सारी बीमारियां गंदगी से फैलती हैं। इसलिए स्वास्थ्य के बजट को कैसे कम किया जाए, दुनिया को बीमारियों से कैसे मुक्त किया जाए, इसलिए स्वच्छता अभियान का नारा है, इसलिए यह स्वच्छता अभियान है। लेकिन स्वच्छता अभियान के पीछे जो सरकार का छुपा हुआ एजेंडा है, वो एजेंडा बहुत खतरनाक एजेंडा है, उस पर भी मैं बात रखूंगा। बहुत ही खतरनाक भयावह एजेंडा है। आप लोग सुनोगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जो पिछले 7 सालों से इस देश में सरकार काबिज है, वो दलितों में अति दलित जो सफाई का काम करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। मैं इस पर भी बात रखूंगा। फिलहाल जो स्वच्छता अभियान है, ये स्वच्छता अभियान इसलिए चलाया गया कि लोगों को बीमारियों से मुक्त किया जाए। सरकार ने स्वच्छता पर जोर दिया, लेकिन जो स्वच्छकार है, जो सफाई कर्मचारी है, उसको कैसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसको कैसे उसके रोजगार को स्थायी करके पक्का
विचार नहीं है, न करने का मकसद है। और हम भी आराम से इस काम को कर रहे हैं, सरकार के शोषण को झेल रहे हैं। तो ये अब नहीं चलेगा। इस शोषण के खिलाफ लड़ाई का माहौल बनाने के लिए, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आज की इस कन्वेंशन का आयोजन किया जा रहा है। यह कन्वेंशन केवल शहरी सफाई कर्मचारियों की नहीं है, यह कन्वेंशन केवल गांव के सफाई कर्मचारियों की नहीं है, यह कन्वेंशन हरियाणा प्रदेश के तमाम उन सफाई कर्मचारियों की बुलाई गई थी जो कहीं भी किसी भी तौर पर सरकारी, गैर सरकारी, निगम, बोर्ड, कॉर्पोरेशन या यूनिवर्सिटी संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में, तमाम जो घरों से लेकर के छोटे मोटे जो वाणिज्यिक उद्योग हैं, उनमें काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके जीवन स्तर को कैसे बदला जाए, कैसे आप लोगों को, आपको मुख्य धारा में समाज के साथ जोड़ा जाए। और ये जो सफाई का काम है, इसके लिए मैं कहूंगा कि इस सफाई के काम ने हमारे को, हमारी पीढ़ियों को अनपढ़ बना दिया, हमें समाज में सबसे पीछे धकेल दिया। क्योंकि सफाई का काम जो मैं कह रहा था, यह खतरनाक है। इस सफाई के काम ने जहां हमारी जिंदगियों को लिया है, वही सफाई कर्मचारी के काम ने, सफाई के काम ने हमें अनपढ़ता की ओर भी धकेल दिया। क्योंकि सफाई का काम प्रातः सूर्योदय होने से पहले शुरू हो जाता है, जिस टाइम पर समाज के सभी धर्मों के लोग अपने अपने इष्ट के सामने, हिंदू मंदिर में आरती करता है, ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करता है, मुस्लिम मस्जिद में नमाज अदा करता है, सिख जो है गुरुद्वारे में अरदास करता है। और सफाई कर्मचारी बूढ़े माँ बाप को चारपाई में छोड़ करके, अपने बच्चे को चारपाई में छोड़ करके बगैर स्कूल भेजे शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने चला जाता है। बगैर उसके पेट में चाय तक नहीं होती। और डॉक्टर क्या कहते हैं, खाली पेट आदमी के ऊपर बीमारियों के जो कीटाणु है वो हमला करते हैं। और सफाई करते वक्त हमें नहीं मालूम किसके घर में टीबी का पेशेंट, किसके घर में कैंसर का पेशेंट, किसके घर में किन किन बीमारियों के पेशेंट हैं। हम सबका मलमूत्र साफ करते हैं। और जो झाड़ू लगाते हैं सुबह से शाम तक लगभग 100 ग्राम से लगभग हम डस्ट झाड़ू का लगाते टाइम जो है डस्ट हमारे शरीर के अंदर जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ रेट सफाई कर्मचारियों की है। पता है क्यों है? क्योंकि ये सफाई कर्मचारी का जो सफाई का काम है, ये आसान काम नहीं, ये जानलेवा काम है, ये खतरनाक काम है। और सरकार ने इस खतरनाक काम को करने का हमारे ऊपर जिम्मा थोप रखा है। और इस काम को भी उन्होंने कम से कम पैसे में करवाने की ठान रखी है। आज देश में हवा चलाई जा रही है कि राम राज आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये मुख्य स्लोगन है ना, राम राज लाएंगे। अरे है क्या नहीं है? कैसा राम राज लाएंगे? राम राज में कौन सा संविधान था? मैंने आपको शुरू में बताया कौन सा संविधान था राम राज के अंदर। मनु का संविधान था। और मनु के संविधान के अनुसार आप बराबर बैठने लायक नहीं हो, आप नए वस्त्र पहनने लायक नहीं हो, अधिकार नहीं आपको पशुओं में भी गधा और सुअर जैसे जानवर पालने का अधिकार है, भैंस गाय पालने का अधिकार नहीं है। आपकी महिलाओं को पूरे तन ढकने का अधिकार नहीं है। आपको जमीन खेती योग्य रखने का अधिकार नहीं है। आपको व्यावसायिक जमीन रखने का अधिकार नहीं है। और चलोगे तो पीछे झाड़ू बांध कर चलोगे, गले में हांडी लटका करके टीन बजाते चलोगे, ताकि लोगों को यह पता लग जाए कि एक दलित आ रहा है। ये कानून था। अगर ये कानून नहीं होता तो राम किसका वध नहीं करता, बताओ।
तो राम शंभू ऋषि का वध नहीं करता। शंभू ऋषि भी तो यही बात कह रहा था, तो मैं बात आपको मन से कह रहा हूं। वो भी तो बराबरी की बात कर रहा था, लेकिन उसका सर कलम कर दिया गया। वो संविधान लागू होगा, वो राम राज आएगा, लेकिन अब देश में मनु का संविधान नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान लागू है, जो इस देश की संसद ने 1951 में लागू कर दिया था, अंगीकार किया था जिसको। और उस संविधान के अनुसार हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, हमें अपने अधिकारों की आवाज उठाने की आजादी है, हमें आंदोलन करने की आजादी है, और हम आंदोलन करेंगे। हम आंदोलन करेंगे, इसलिए करेंगे ये कच्ची नौकरी सफाई कर्मचारियों की, अरे बोलोगे नहीं? कच्ची नौकरी सफाई कर्मचारी के काम पर नहीं चाहिए, बराबर के अधिकार चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों, अब लड़ने का टाइम आ गया। उठो, खड़े हो। आज श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा, आज CIU हरियाणा, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। बहुत सारे सफाई कर्मचारियों के संगठन हैं, हम उनको भी आह्वान करते हैं, आओ मिलकर के लड़ेंगे, अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और सदियों से गुलाम सफाई कर्मचारियों की आजादी के लिए लड़ेंगे। ये भी एक आजादी की लड़ाई होगी। और मांग करेंगे सरकार से, सफाई कर्मचारी के काम में पार्ट टाइम की नौकरी नहीं चलेगी, ठेकेदारी की नौकरी नहीं चलेगी, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को मानदेय नहीं चलेगा। काम करते हैं, काम करने के बदले में परमानेंट नौकरी जो करने वाले लोग हैं उनके बराबर वेतन और पक्की नौकरी चाहिए। सफाई कर्मचारियों के पदों को डिमिनेशन कार्डर से बाहर करो। सफाई कर्मचारियों को रहने के लिए 100 गज के प्लॉट दो, मकान बनाने के लिए लोन दो। अगर प्लॉटों का प्रबंध सरकार नहीं करती है तो हमारे लिए कॉलोनियों का निर्माण हो जिसमें सभी सुविधाएं हो। उनको मकान बना करके हमें दिए जाए, रहने की व्यवस्था। सरकार ने सबको मकान दे दिए और जब प्लाट दे दिए, जब हमें देने की बात आई सफाई कर्मचारियों को, तू नगर पालिका में नौकर है, तू गांव का सफाई कर्मचारी है, तू स्कूल में पार्ट टाइम का लग रहा है, हमारे को समाज में से ही दलितों की श्रेणी में से हटा दिया। और नौकरी कैसी दे रखी है? नौकरी की तनख्वाह मिलती है 5 साल में, नौकरी की तनख्वाह मिलती है 4 महीने में, 6 महीने में, बच्चों को खाने के फाके पड़ते। इसलिए हमारी मांग है कि हमें हमारे बच्चों को जीने का अधिकार चाहिए। जो सरकार ने सफाई कर्मचारियों के ऊपर भी अभी एक नया कानून बनाया, कर्मचारी के बच्चे को अगर नौकरी पर वो आप जाओगे, पेपर दोगे, परीक्षा में बैठोगे, 5 नंबर कम मिलेगी। पता है आपको? आप कर्मचारी हैं, तनख्वाह मिलती हो 5 साल में, लेकिन तुम्हारा बच्चा कितना भी क्वालिफाई हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो किसी भी परीक्षा में किसी भी पद के लिए बैठेगा, उसके 5 नंबर कट जाएंगे क्योंकि तुम कर्मचारी हो। और यहां तक भी रिटायर कर्मचारी के भी कट जाएंगे। अरे हमने इस समाज को अपना सब कुछ कुर्बान करके स्वास्थ्य दिया है, हमारे ऊपर से तो इस 5 नंबर देने की, काटने की शर्त को हटा दो, बल्कि सफाई कर्मचारियों को विशेष आरक्षण दिया जाना चाहिए, नौकरी में भी और शिक्षा में भी दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? मरियम बोलोगे तो कोई नहीं देता, दिया जाना चाहिए।
मांगे हम लेकर के आपकी मुख्य रूप से लड़ेंगे। और भी बहुत सारी मांगे हैं, उन मांगों को हमारे साथी रखेंगे आपके सामने। हमने एक मसौदा बनाया है आपकी मांगों का, जिसको लेकर के हम आपके बीच में आएंगे, सरकार को इन मांगों से अवगत